कि हम आगे बढ़ें और ये समझने की कोशिश करें कि आज का मुद्दा है क्या। पहले देखिए वो रिपोर्ट जो आपको, हमको, सबको, व्यूअर्स को ये बताएगी कि आज हम किस सब्जेक्ट पर डिबेट करने जा रहे हैं। देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 3 दिन में एक के बाद एक 10 हाथियों की मौत से बवाल मचा हुआ है। सीएम मोहन यादव खुद पूरे मसले पर नजर बनाए हुए हैं। टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। वन राज्य मंत्री भी बांधवगढ़ का दौरा करके लौट आए हैं। सीएम ने लापरवाही के आरोप के बाद 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया है। मौत की वजह हाथियों के कोदो की फसल खाए जाने को बताया जा रहा है, लेकिन प्रदेश के मुखिया सहित कोई भी इन वजहों से सहमत नजर नहीं आ रहा है। अब विपक्ष ने भी इसको लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाने के साथ बीजेपी नेताओं की भूमिका को भी कटघरे में खड़े करते हुए जांच की मांग की। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम पैदा करती है। सरकार हर एंगल पर जांच कर रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाथियों की मौत क्यों हुई, लीपापोती की जा रही है। वहाँ पर जितने आसपास रिजोर्ट है, मुझे ऐसी जानकारी मिली कि रिजोर्ट के जो मालिक है, ये लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ पे हाथी रहे। मैं कह सकता हूँ क्योंकि जिस प्रकार से ऐसी जानकारी मिली कि रिजोर्ट के को नुकसान भी होता हाथियों के कारण आसपास उनकी फेंसिंग बॉर्डर पे, तो ये एक बड़ी साजिश है। किस किस के वहाँ पे रिजोर्ट थे, कौन भाजपा से जुड़ा है, उस पर तत्काल इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। हम वन्य जीव की रक्षा करने वाले लोग, मध्य प्रदेश में अधिकतम वन्य जीव आए, इसके लिए चिंता करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करती रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि गहराई से जांच होगी, इसलिए जो जांच होगी तो उसमें कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कांग्रेस इस पर भी राजनीति करने का काम कृपया करके न करे, क्योंकि जांच बहुत गंभीरता के साथ हो। बिना बीमारी और शिकार के इस तरह 10 हाथियों के मरने का अपने आप में ये हैरान करने वाला पहला मामला है। तभी तो सीएम मोहन यादव ने आपात बैठक कर वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजकर रिपोर्ट मांगी। इतनी बड़ी घटना के बाद सरकार लगातार मौत के कारण तलाशने में जुटी है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी अपने तरीके से इसके कारण तलाश रहे हैं। 1934 पे मद्रास में ऐसी घटना हुई थी कि कोदो खा करके कुछ हाथी मर गए थे। उस कोदो के खेत में थे और कोदो में कोई इंसेक्टिसाइड डाला नहीं जाता है, तो ये और कुछ चीज़ें नहीं रही होगी भोजन का, इन्होंने उस पर रात भर खाया। इस कारण से इसमें ऐसा लग रहा है कि दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट, यही रीजन हो सकता है। जब तक उसका टॉक्सिक एलिमेंट नहीं पता लगता है लैब से, तब तक ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि यही एक कारण है, क्या और कारण भी हो सकते हैं। एक साथ 10 हाथियों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर बिना किसी बड़े कारण के मौत कैसे हुई? अब विपक्ष ने इस मामले में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता की जांच करने की मांग करके मामले को सियासी टूल दे दिया है। असली वजह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगी, तभी पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिलहाल हाथियों की मौत पर सस्पेंस बरकरार है और सियासत पूरे शबाब पर है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है हाथियों की मौत, सस्पेंस और सियासत। जैसा प्राइमा फेसी जो रीजन बताया जा रहा है कि एक फंगस जो पाया जाता है कोदो कुटकी में, आमतौर पर ये बाजरा या मिलेट्स की जो फसलें हैं वहाँ से ये उत्पन्न होता है। और प्राइमा फेसी यानी जो प्रथम जांच सामने आ रही है उसमें ये बात कही जा रही है। लेकिन जैसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक्शन है, मध्य प्रदेश की सरकार भी ये मानती है कि ये बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं है। हालांकि अभी इस पर बहुत टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार ने जिस तरह 2 बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, वो ये बताता है कि सरकार इस दलील से बहुत इत्तेफाक नहीं रखती है कि कोदो कुटकी की विषाक्तता की वजह से, उसके टॉक्सिक एलिमेंट की वजह से हाथियों की मौत हुई है।
बात समझ में भी आती है, अगर टॉक्सिक एलिमेंट है तो उस फसल को पहले ही नष्ट किया जाना चाहिए। और जब हाथियों का मूवमेंट है, और वो भी कम संख्या में नहीं, 2 दर्जन से ज़्यादा हाथियों का मूवमेंट है, तो ये क्यों इस तरह की घटना की गई? और क्या इस तरह की चीज़ों के लिए मध्य प्रदेश का वन अमला तैयार है? हम टाइगर स्टेट हैं, लेकिन हमारे पास जो दूसरे वन्य प्राणी हैं, ये सही बात है कि मध्य प्रदेश का ये एरिया छत्तीसगढ़ की वजह से हाथियों के आने जाने का एक टेम्परेरी रास्ता है, लेकिन फिर भी ये टेम्परेरी रास्ता है। तो अब ये स्थिति इसलिए जटिल आगे और हो सकती है क्योंकि हाथियों की जो स्मरण शक्ति है उस पर काफ़ी रिसर्च और अनुसंधान के बाद ये बात सामने आई है कि वो अपने मृत साथियों के प्रति उसी संवेदना से भरे होते हैं जैसा मनुष्य होता है, और जहाँ उनके साथियों की मृत्यु होती है उस तरफ उनका आना जाना एक गहरी संवेदना के साथ होता है, एंगर, गुस्से के साथ भी होता है, जिसकी परिणति और रिजल्ट हमने देखा कि 3 लोगों की मौत भी हुई है। तो अब ये एरिया हाथियों के लिए काफ़ी वल्नरेबल है, और जाहिर तौर पर यहाँ देश भर के एक्सपर्ट्स वाइल्ड लाइफ जो हैं उनके साथ एक रणनीति हमें बनानी पड़ेगी। क्या चूक है उसे भी समझना होगा। बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल, क्या हाथियों की मौत पर सस्पेंस ने सियासत का मौका भी दे दिया है? शुरुआती जांच पर सवाल के बाद क्या टास्क फोर्स दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएगी? मौत के पीछे किसी साजिश के एंगल की भी जांच होनी चाहिए। ये भी एक बड़ा सवाल है। जैसा विपक्ष का आरोप है कि वहाँ कुछ रिसॉर्ट हैं और रिसॉर्ट के संचालक कथित रूप से ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ हाथियों का मूवमेंट हो। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं सुदेश वाघमारे जी, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। मिलन भार्गव जी हैं, युवा नेता हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संतोष शुक्ल जी, जो सदस्य हैं मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड के, और उस रीजन को देखते समझते हैं क्योंकि शहडोल से ही हैं, तो काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। शुक्ला जी, पहली टिप्पणी आपकी। आपका एक स्टेटमेंट भी सामने आया है कि प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया वन विभाग का अमला उमरिया में हाथियों की इस आवाजाही के लिए पूरी तरह से न दक्ष है न तैयार था। आप किस रूप में देखते हैं? एक छोटी टिप्पणी आपकी, संक्षिप्त टिप्पणी जी। एक्चुअली बेसिकली बात यही है कि पिछले कई सारे सालों से हाथियों के यहाँ मूवमेंट है, एक उन्होंने कॉरिडोर बना रखा है, लेकिन आप देखें इस पूरे मामले में कहीं पर ये बात नहीं भी सामने आई है अभी तक कि इस बात के लिए वन विभाग को कोई प्रशिक्षण दिया गया है या किसी तरह के विशेषज्ञ बुलाए गए हैं या कोई अभी तक इस तरह की कोई रणनीति बनाई गई है कि अगर 60-70 हाथी यहाँ पिछले कई सालों से आ रहे हैं और जा रहे हैं तो उनको किस तरह से हैंडल किया जाए। जबकि दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत सारे हाथी हैं और वहां विभिन्न तरह की समस्याएं आती रही हैं, और आप डिस्कवरी या जिस तरह के जो चैनल्स में देखते हैं उनको हैंडल करने के लिए उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है और उनके अनुभव हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के वन या भारत के वन विभाग के पास ऐसा क्या है, या उनके पास ऐसी कौन सी ट्रेनिंग उनकी हुई है, या उनको कौन से एक्सपर्ट लोगों की सलाह ली है उन्होंने, ये अभी तक कम से कम मेरी नजर में तो नहीं आया है। तो पहले तो ये प्रश्न उठता है कि इतने सारे सालों में इस तरह की ट्रेनिंग या इस तरह की जो उनको पास एक्सपर्ट होने चाहिए उनसे कंसल्ट क्यों नहीं किया गया। अच्छा, कोदो कुटकी वाली ये जो दलील है, कुछ ग्रामीणों का, मैं नहीं जानता वो कितना कंफर्म है, लेकिन उनका वर्जन था कि हम तो बरसों से खेती कर रहे हैं और इसका उपयोग भी करते हैं भोज्य पदार्थ के तौर पर, हमें तो कभी कोई इस तरह की विषाक्तता का सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल सही है। हमारे एक पत्रकार मित्र जब फील्ड में थे तो एक महिला से उन्होंने ये बात पूछी, तो महिला ने वहीं पे कोदो को हाथ से ऐसे रगड़ा और खाकर दिखाया कि देखिए मैं अभी खा ले रही हूँ, हम इसको सदियों से खा रहे हैं, हमें तो कभी कुछ हुआ नहीं। तो एक बात ये सही है कि जब तक कोई रिपोर्ट ना आए और कोई लैब या कोई दुनिया की कोई साइंटिफिक रिसर्च सेंटर ये बात ना कहे कि ऐसा ये कोदो खाने से ही हुआ है, तब तो कि ये बात मानी नहीं जा सकती है। मेरे ख्याल से हम में से कोई भी नहीं मानेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। वाघमारे जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। आपने सुनी, वाइल्ड लाइफ बोर्ड के जो मेंबर हैं संतोष शुक्ल जी उसी रीजन से हैं, शहडोल से। जी, आप क्या कहेंगे? जी, मेरा कहना यह है कि ये हाथी लगभग 5 साल से मूवमेंट कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और ये झारखंड से आते हैं। कॉरिडोर मिलता है इनको छत्तीसगढ़ का, वहाँ भी मूवमेंट करते हैं।
बिल्कुल हमारे साथ ही साथ समानांतर घटना घटी है वहाँ पर भी इलेक्ट्रोक्यूशन की। लगभग 3-4 हाथी इलेक्ट्रोक्यूशन से इन्हीं तारीखों में वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में। जी हाँ। तो मध्य प्रदेश में जो घटना घटी है और जो प्राइमा फेसी बात कहा जा रहा है विभाग द्वारा, वो थोड़ा गले से उतरती नहीं है नीचे। जो हमारे जो 5 अन्न हैं विशेष प्रकार के, कोदो, कुटकी, समा, ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो श्री अन्न हैं, इनमें इस तरह का कोई टॉक्सिसिटी पाई नहीं गई है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत रेयर कंडीशंस में ऐसा होता है कि यदि इनको वेट कर दिया, गीले हो जाएं, तो एक फंगस होता है कैल्बिसेप्स, वो डेवलप हो जाता है और उससे 2 विषाक्त चीज़ें निकलती हैं, एक ग्लाइकोसाइड्स और दूसरा निकलता है लाइसर्जिक एसिड। ये बहुत रेयर केसेस, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है जो संभावना व्यक्त की जा रही है। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कुटकी का है, कोदो का है, कुटकी नहीं है इसमें, लोग कुटकी को भी साथ में रख रहे हैं, कोदो जो है वो प्रथम दृष्टया, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भाई कोदो में ऐसा कोई तत्व नहीं है। उनने अपने निश्चित रूप से एक्सपर्ट लोगों से पूछ के ये राय दी होगी। तो हमको दूसरी संभावनाएं जो हैं, हालांकि शिकार की संभावना इसमें बिल्कुल नहीं है, दूसरी संभावनाओं पे जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लोग, उनको विचार करना चाहिए निश्चित तौर पर, क्योंकि इसके पहले भी बाघों की मृत्यु को लेकर भी कई बातें सामने आई हैं और अधिकतर में ये बात सामने आती है, जो वन विभाग का ऑफिशियल वर्जन होता है, कि टेरिटोरियल फाइट में इनकी मृत्यु हुई है, यानी जो क्षेत्र अधिकार की लड़ाई होती है उसमें मारे गए हैं। लेकिन ये क्योंकि मध्य प्रदेश एक सॉफ्ट टारगेट भी रहा है शिकार के लिए, टाइगर की अगर मैं बात करूं, लेकिन हाथियों के साथ ये जो यहाँ पर ये घटना हुई है, ये बेहद चौंकाने वाली है और कई सवाल भी खड़े करती है। भूपेंद्र जी, आपकी टिप्पणी। ये मसला तो अब जो है, ये मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश का वन अमला पर्यावरण और जैव विविधता को लेकर कितना लापरवाह है, इसका मसला है। इसमें केवल हाथियों का शिकार नहीं हुआ है, अफसरों को बचाने के लिए अफसरों का भी शिकार हुआ है। जो अधिकारी छुट्टी लेकर किसी को चार्ज देकर गया है, उस अधिकारी को सस्पेंड करने के पीछे का औचित्य सरकार को समझाना चाहिए। छुट्टी ली उसने और उसको किसी को चार्ज हैंडओवर करके गया है, तो हैंडओवर करने वाले जिसने चार्ज लिया वो वहीं बैठा हुआ है, और जो बेचारा अपनी माँ का इलाज करा रहा है वो सस्पेंड हो गया है। तो किसको बचाने के लिए ये नौटंकी हो रही है, इसका जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन अफसरों के, बड़े बड़े अफसरों के रिसॉर्ट वहाँ पर बने हुए हैं, उसी के किनारे तो बॉडी मिली हैं, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? और एसआईटी का जो ढोंग है पहले भी हो चुका है। जब टाइगर्स की वहाँ पर डेथ हुई थी, बाघ मारे गए थे, तब भी तो एसआईटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए, सामने आनी चाहिए, और ये जांच होनी चाहिए कि किसको बचाने के लिए ये सारे प्रयत्न हो रहे हैं। ये कोदो कुटकी तो अब कोदो सामने आ गया है कि उसमें कोई टॉक्सिक नहीं था, पॉइजन नहीं था, अभी नहीं तो आ गया साहब, अखबारों में छप गया है। इसको सरकार करे, खंडन करवाए, सरकार उसका खंडन करवाए कि वहाँ पर नहीं आया वर्षन। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से कह रहे हैं वो कन्विंस है कि नहीं, गलत है। तो ये जो चीज़ है, जब ये चीज़ें सिद्ध हो गई हैं, अब तो अकेली एफएसएल रिपोर्ट बची है, उससे सिद्ध हो जाएगा कि कौन सा टॉक्सिक उसको दिया गया, क्या दिया गया। दूसरी जो है, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने इशारा किया है, जो महाराज रीवा हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें जो है विस्थापन की समस्याओं को एंगल से इसको देखा जाना चाहिए। पिछले बार जिन हाथियों ने नुकसान पहुंचाया वहाँ पर ग्रामीणों को और वहाँ की संपत्तियों को, उसका जो है विस्थापन और मुआवजे का काम क्या सरकार ने पूरा कर दिया है? तो इस सारे एंगल से जब जांच होगी तो वास्तविक तो वहाँ पता चलेगी। जो अफसर वहाँ पर जो है इसलिए पोस्ट किए जा रहे हैं कि उनके साथ मिलकर जो है एक गठबंधन बनाकर जो है सारे खेल किए जाएं, उन्हीं को बचाने के लिए सारे काम हो रहे हैं। इसमें स्पष्ट रूप से इस बात की जांच होना चाहिए, कहाँ पर वो जो है उनकी बॉडीज़ मिली हैं, वहाँ के पानी में क्या कोई टॉक्सिसिटी थी, कोई पॉइजन था, वहीं पर जो है बाघों की बॉडी भी मिली थी। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ के जो है, क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है, ये तो जो मसला वो है कि हम वन्य जीवों के प्रति उदासीन हैं। हम विविधता की बात कर रहे हैं, अफ्रीका से चीते खरीद के ला रहे हैं, और यहाँ पर अपने जो हमारे खुद के जो हमारी जो वन संपदा है, जैव संपदा है, उसको बचा नहीं पा रहे हैं। जी मिलन जी। देखिए शरद जी, चूँकि ये
विषय वन्य जीवों से जुड़ा हुआ है और जंगल लाइफ को लेकर है। तो हमारे पैनल पे दो जो शख्स बैठे हैं ये बड़े ही अनुभववान हैं और इस फील्ड के अपने विशेषज्ञ हैं। चूंकि हम तो राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं तो राजनीतिक रूप से सरकार ने क्या किया और सरकार किस दिशा में आगे बढ़ी उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इस डिबेट की सार्थक चर्चा होगी ये दो जो हमारे विशेषज्ञ बैठे इनके इर्द गिर्द ही रहने वाली है। अब हम कुछ भी एक कीचड़ उछालने का काम कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक चरित्र हो गया है, कुछ भी घटे राजनीतिक रूप से असफलता घोषित कर देना, मुख्यमंत्री पे आक्षेप लगा, जबकि मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता देखिए आप, तत्परता देखिए, कठोर से कार्रवाई। अब अधिकारियों पर जो जिम्मेदार जवाबदार थे उन पर कार्रवाई कर दी तो कह रहे साहब होगी ये क्या कर रहे हैं। मतलब चरित्र एक जैसा नहीं है, कार्रवाई नहीं करते तो कहते साहब किसी पे कार्रवाई नहीं की, सब मिले हुए हैं अधिकारी से लेके मंत्री से लेके मुख्यमंत्री जी। मतलब कहां इनकी एक राग है, ये बदलता रहता है। और दूसरी बात यदि हाथियों की मौत से लापरवाही और जो उदासीनता झलकती है मध्य प्रदेश में 10 ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, नहीं होनी चाहिए, मैं इसके लिए मैं भी अपने आप को जिम्मेदार मानूंगा। लेकिन यदि इसका पैमाना ये है तो कर्नाटक में तो आपकी सरकार 134 हाथी एक साल में मर गए साहब, कैसे मर गए, इतनी लापरवाही, इतनी उदासीनता, इस पर जवाब दे दिए। लेकिन हम राजनीति नहीं करते, हमने मुद्दा बनाया। यदि आप 10 हाथियों प्रादेशिक मुद्दा बना रहे तो देश का और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो जाना चाहिए था अब तक। लेकिन ये घटनाएं हैं किस प्रकार से होती है जांच के बाद स्पष्ट होगा, तभी किसी पे आरोप लगाना उचित होगा। लेकिन जल्दबाजी क्यों? अब रिसोर्ट किसी का है भैया, इतनी जानकारी है, प्रमाण है तो प्रमाण दीजिए ना। सिर्फ आरोप लगाकर उमंग सिंगार जी जो गैर जिम्मेदार अपना रवैया अपनाए हुए हैं, इसी की उदासीनता है कि आपके विधायक छिटक रहे हैं, भाग रहे हैं, आपके नेता ही आपके साथ एक मत नहीं है ना। और यदि होते तो कुछ प्रमाण दीजिए और कार्रवाई के लिए हम तत्पर हैं और जिम्मेदार हैं, कर्तव्य हैं। यदि हम कार्रवाई नहीं करें तो आप बिल्कुल हम पर उंगली उठाइएगा, जिम्मेदारी है आपकी, यही निभाइए। संतोष जी, इसमें और क्या अपडेट हैं आपके पास? क्या आप खुद मौके तक गए वहां तक? और ये भी हमने सुना है कि चंद बरसों पहले जब हाथियों का एक झुंड आया था तो उसका एक बच्चा जो था जिसको बाद में रामा नाम दिया गया, उसे रख लिया गया था मध्य प्रदेश के वन विभाग ने कि इसको तैयार करके फॉरेस्ट से जुड़े कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और कहा जाता है कि उसके बाद हाथियों के उग्र झुंड कई बार उस क्षेत्र में आए और कुछ उन्होंने जनधन को क्षति भी पहुंचाई। बहरहाल आप और इसमें क्या अपडेट है आपके पास? नहीं देखिए, इनकी डेथ के मामले में तो जब तक कोई जांच रिपोर्ट या कोई अथेंटिक चीज नहीं आ जाती तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो समस्या है उसका अपडेट तो ये है कि लोग बहुत डरे हुए हैं। जो आम आदमी है, जो गांव में रहता है, खेती करता है, वो तो बहुत भय में है। क्योंकि हमारे बाजू वाले डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में 1-2 लोगों की मृत्यु हुई है, अभी 2 लोगों की डेथ हुई है। तो सबसे बड़ा जो अपडेट है वो ये है कि आम आदमी तो बहुत डरा हुआ है, जो गाँव में रह रहा है, खेती कर रहा है। अब उसको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार हमें कोदो बोने से ही रोक दे, क्योंकि कोदो उसकी जो है, कोदो जो फसल कहलाती है, मिलेट्स तो है ही है और तमाम लोग जानते हैं, लेकिन एक ये ऐसी फसल है जो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी हो जाती है। कितना भी अकाल पड़े, कितना भी विपरीत मौसम परिस्थिति, डाइवर्सिटी हो, कोदो की फसल हो जाती है। मतलब आदमी के लिए जीवन रक्षक फसल है। तो अब गांव वाले को ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इसको बोने से ही रोकने वाली है आगे। तो एक तो ये बहुत भय व्याप्त है, जीवन मृत्यु का भय तो है ही, साथ में अब वो क्या फसल बोएं और क्या फसल नहीं बोएंगे ये भी अब उनको सरकार बताएगी। ये एक डर आम आदमी में है। जी आप बोलिए मिलन जी। इस मसले में एक बात मेरे से रह गई थी, बड़ी गंभीर और बहुत मुझे लगता है ध्यान देने वाली है, क्योंकि श्री अन्न की यहाँ बात हो रही है। जो कोदो है वो श्री अन्न यानी शक्ति का स्वरूप जिस अन्न को कहा जाता है, वो किसी की जान नहीं ले सकता, ये गले से किसी के नहीं उतर रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि ये बात तो स्वीकार योग्य है ही नहीं, इसकी गंभीरता से जांच होगी उसके बाद ही, क्योंकि सरकार जो लगातार भारतीय परंपरा और जो भारत में हजारों वर्षों से जो अन्न रहा, जो लुप्त हो गया था, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी सजग हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले गए, तो ये बदनाम ना करें तो मुझे लगता है अच्छा बात है। ये महत्वपूर्ण बात है। शुक्ला जी आप भी आश्वस्त कर सकते हैं कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं, बीजेपी के जो साथी कह रहे, बोल लीजिए जब कम वक्त में। जी भूपेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग डिबेट को भटकाने के लिए और किस तरह के झूठ बोलते हैं उसका मैं एक प्रमाण आपको दे रहा हूँ कि कर्नाटक का अभी चर्चा किया, वहाँ 144 हाथी मर गए, इससे बड़ा कोई फ्रॉड स्टेटमेंट नहीं हो सकता। सुनिए, 2021-22 में वहाँ पर 82 एलिफेंट मरे। सरकार किसकी थी 21-22 में? 22-23 में 72 एलिफेंट वहाँ पर मरे। सरकार किसकी थी? 23-24 में 97 एलिफेंट मरे। सरकार किसकी थी?
और जो अभी वही बता रहे हैं, सबको पता है कांग्रेस की हंसने से जो है आपके झूठ सच नहीं हो जाएंगे। और 24-25 में वहाँ पर 37 हाथियों की मृत्यु हुई है, 37। और ये 37 में से 30 जो हाथी हैं इलेक्ट्रोक्यूशन से मरे हैं, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार। ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल मारे जी, ये बड़ा सवाल है कि अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शायद देश और दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जिसके आसपास 22 के करीब बाघ जो हैं वो मंडरा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि करीब करीब 35 लाख 40 लाख की आबादी वाले इस शहर के आसपास 20 किलोमीटर के रेडियस में 40 किलोमीटर के रेडियस में 22 बाघ हैं। यानी वो हमारे पास नहीं आ रहे, हम उनकी टेरिटरी में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। हाथी हमारे गांव में नहीं आ रहे, जो उनका परिभ्रमण का स्थान है वहां हमारे गांव बढ़े चले जा रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज बढ़ी चली जा रही हैं। तो ये मनुष्य और वाइल्ड लाइफ का ये जो कन्फ्रंटेशन है, ये आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। और इस पर अभी से, क्योंकि ये चुनाव का विषय नहीं है, ये राजनीति का भी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस पर अलग से विचार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। नहीं तो आप वन्य जीवों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे और इकोसिस्टम के एक सिरे पर टाइगर है, दूसरे सिरे पर मनुष्य है। जी जी, एक बड़ी पुरानी सेइंग है कि एलिफेंट्स एंड वुमेन्स नेवर फॉरगेट देयर इंजरीज। औरतें और हाथी अपनी जो अपमान है वो भूलते नहीं है कभी भी। तो वो बात हम पूरे द्रौपदी ने की जरा से अपमान की वजह से, आप देखिए महाभारत हो गया पूरा। तो हम जो है, मैं यहाँ ये दो बातें स्पष्ट कहना चाहूँगा जो राजनीति से अलग हटके, बिल्कुल कोई राजनीतिक बात नहीं है इसमें। एक तो नंबर एक, मध्य प्रदेश पूरे भारत में मशाल की तरह आगे रहता है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में। बहुत बढ़िया वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है। हम लोग टाइगर स्टेट हैं, हम लोग पैंथर स्टेट हैं, हम लोग भेड़िया स्टेट हैं, हम लोग वल्चर स्टेट हैं, बहुत बढ़िया वल्चर संबल बढ़ाने वाली बात की। तो ये जो और हर सरकार का योगदान है इसमें, हर सरकार का। ये सभी सरकार का, मैं किसी का नहीं कह रहा, हमारे सभी सरकारों का, दोनों का। तो हमको राजनीति छोड़ के इस बात पे विचार करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं आगे नहीं घटे। नंबर दो बात कि जो रिजोर्ट पे बात आ रही है, तो कोई इक्का दुक्का रिजोर्ट वाला ही ऐसा सोच सकता है कि हाथियों को कोई नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि अभी जो बदनामी हो रही है बांधवगढ़ की, आप देखेंगे बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा अभी टूरिस्ट के वहाँ पहुँचने में। टूरिस्ट तत्काल डाइवर्ट हो जाता है भारत में, बहुत दूसरी जगह काफ़ी बड़े बड़े अच्छे राष्ट्रीय उद्यान है। तो दूसरी बात कि ये रिजोर्ट वाले भी ऐसा नहीं चाहेंगे। सरकार ने बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एशिया का बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ की शिक्षा दी जाती है। तो ये आप देखेंगे अगली कुछ दिनों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें बहुत बढ़िया योजना भी बना दी है। और मैं समझता हूँ इतने अच्छी प्रतिक्रियाएं और इतनी जल्दी इंटरेस्ट वो वाइल्ड लाइफ के उसमें ले रहे हैं। पिछले 1 साल में 3 बार वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग हो चुकी है, शुक्ला जी बताएंगे इस बात को। तो ये जो मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के बारे में भी हम बिल्कुल वाइल्ड लाइफ के तौर पे उनका सम्मान करते हैं कि बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। हाँ, जो आने वाली समय है उसमें निश्चित रूप से हमको ऐसे तरीके खोजना होंगे, ऐसे विधान खोजना होंगे, ऐसी मेथोडोलॉजी खोजना पड़ेगी कि हम लोग टाइगर और एलिफेंट दोनों के साथ समन्वय करके, दोनों के साथ सिम्बोसिस करते हुए, दोनों के साथ सहजीवन करते हुए बहुत अच्छे तरीके से रह सकें। निश्चित रूप से ये रिसर्च का विषय रहेगा। बिल्कुल। शुक्ला जी, आप मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर हैं, इसके पहले का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? 1 साल में 3 बैठकें, क्या पहले ये काफ़ी गैप के साथ होती थी? एक बार फिर से रिपीट करेंगे आवाज। क्या पहले ये इतनी रेगुलरली 1 साल में 3 बैठकें, क्या पहले वाइल्ड लाइफ बोर्ड की इतनी जल्दी बैठकें नहीं होती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं होती थी। पिछली जो समिति थी उसके कार्यकाल में पूरे 3 साल में 3 बैठकें केवल हुई थी। तो ये बात सही है कि इससे ये पता चलता है मुख्यमंत्री जी इस वाइल्ड लाइफ के प्रति कितने संवेदनशील हैं। और अभी जो पिछली बैठकें हुई हैं उनमें उन्होंने जो चीजें खुद से कही हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, वो सारी यहाँ बता पाना तो संभव नहीं है, लेकिन वो मध्य प्रदेश के लिए बहुत माइलस्टोन चीज होने वाली है आगे। मुझे लगता है जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं ये तो समझ रहा हूँ कि ये सियासत का सब्जेक्ट नहीं है। जैसा एक शेर कहता है कि अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो कभी कभी कुछ मसले सियासत के नहीं होते हैं,
आप वहाँ सियासत छोड़ दीजिए, बहुत मसले हैं, लड़िए, खूब लड़िए और पॉजिटिवली लड़िए, लेकिन सही बात है कि वाइल्ड लाइफ और कुछ मसले ऐसे हैं कि अब आप कल इस पे भी लड़ें कि ये वातावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है, ये पराली बीजेपी वाले जलवा रहे हैं, ये कांग्रेस वाले पराली जला रहे हैं, ये फटाके बीजेपी समर्थक ज़्यादा फोड़ते हैं, कांग्रेस समर्थक कम फोड़ते हैं, या कांग्रेस समर्थक ज़्यादा फोड़ते हैं, तो आप जनता की निगाह में भी क्वेश्चनेबल होते हैं। अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश की 1956 के बाद से अब तक वाइल्ड लाइफ की रक्षा हमारे राजनेताओं ने, हमारी सरकारों ने की। ये हमारा शब्द ही लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, और उसमें बीजेपी भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कांग्रेस है। ये अलग बात है, कोई सत्ता पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में होता है, लेकिन दोनों एक ही गाड़ी के दो महत्वपूर्ण पहिए हैं। सच तक पहुंचना चाहिए और सह अस्तित्व का तरीका ढूंढना चाहिए, और हम जंगल में प्रवेश ना करें, उस मार्ग की तरफ ना जाएं जो वन्य प्राणियों का मार्ग है। आपने बहुत संजीदगी से भाग लिया, बहुत शुक्रिया, और आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद।